नमस्कार छात्रों। आज से जो स्टार्ट होने वाला है आपका सिलेबस, वो हिंदी का, सामान्य हिंदी का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता है, एक बैच एसएससी जीडी का चल रहा है, जो हमने कल भी चर्चा की थी आपसे, वो मॉर्निंग में है। और ये बैच जो है, इसमें आपको हम सामान्य हिंदी पढ़ाएंगे पूरा, शुरू से लेकर आखिर तक। जो एकदम जीरो है वो भी समझ में आएगा उसको भी, और जिसको थोड़ा बहुत आता है ना, उसके लिए भी ये बहुत जरूरी क्लास है, पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, हम पढ़ने वाले क्या है, सामान्य हिंदी। तो इसमें दो चीजें हैं, आप समझिए। एक तो हम पढ़ेंगे जिसमें, एक सेकंड, एक तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें व्याकरण, ठीक है। एक होगा व्याकरण, और व्याकरण के साथ में एक हिस्सा इसमें होगा, वो होगा साहित्य का, ठीक है। एक हिस्सा होगा साहित्य का। तो दो हिस्से होंगे, एक व्याकरण और एक साहित्य। व्याकरण का हिस्सा बहुत बृहद है, रीजन समझिए। साहित्य जो है ना, वो आपके जो खासकर वनडे एग्जाम है उनमें बहुत कम आता है। अगर 50 प्रश्न भी आएंगे तो संभवतः साहित्य के 2 से 3, 4, मैक्सिमम 5, बाकी के 45 प्रश्न जो होंगे ना, वो व्याकरण के आएंगे, है ना। तो हमारा पहला फोकस जो होगा ना, वो किस पर होगा, व्याकरण पर। उसके बाद हम बढ़ेंगे साहित्य पर। पहले हम व्याकरण को कवर करेंगे एकदम, आप ऐसे समझ लीजिए कि जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से, कि वास्तविक तौर पर व्याकरण में क्या क्या चीजें होती हैं। और इसी चर्चा में हम आज सिलेबस की चर्चा करेंगे। इसी में पहले सिलेबस, उसके बाद फिर स्टार्टिंग करेंगे, धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे, और साहित्य उसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को क्या समझाते हैं, सामान्य हिंदी का सिलेबस, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, आप लोगों को सिलेबस समझाते हैं, सिलेबस क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। वैसे आपको बता दें, हिंदी सब्जेक्ट सुनते ही आपके मन में एक प्रश्न आता है कि गुरुजी हिंदी में क्या पढ़ना है। सब तो आता है ना, क्योंकि हिंदी ऐसा है नहीं है। हिंदी सुनते ही आपके मन में आता होगा सब तो पढ़ना है क्या गुरुजी, वो सब तो पढ़ा हुआ है, हिंदी हम बोलते हैं तो पढ़ा हुआ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी भाषा में दो चीजें होती हैं, आप समझिएगा। कोई भी भाषा है, वो एक तो होती है मौखिक और एक होती है लिखित। हालांकि भाषा के 3 प्रकार होते हैं, इसके बाद एक और होता है सांकेतिक, लेकिन सही रूप में समझें तो हम सिर्फ 2 को देखते हैं, मौखिक और लिखित। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपको हिंदी में ये भाषा तो आपको आती है, क्योंकि आप हिंदी प्रदेश से हैं, खासकर जिस स्थान से आते हैं वहां हिंदी बोली जाती है, तो ये तो आपको आता है, ठीक है। पर बहुत सारे लोगों को ये लिखित भाषा नहीं आती है। इसका कारण समझते हैं। लिखित भाषा के लिए आपको व्याकरण का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मौखिक भाषा में तो आप कैसे भी बोल दो, जैसे अंग्रेजी है, जैसे आपने देखा होगा, अंग्रेजी बोलने वाला हर व्यक्ति जरूरी नहीं वो अंग्रेजी के व्याकरण को जानता हो। ऐसा होता है क्या? अंग्रेजी के व्याकरण को हर व्यक्ति नहीं जानता है, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि जो व्याकरण नहीं जानता वो बोल नहीं सकता? बोल सकता है। लेकिन आप ध्यान रखना, आपको इस भाषा को समझने के लिए, ये जो लिखित है, इसके लिए व्याकरण को जानना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्याकरण। तो व्याकरण का हम सिलेबस एक बार चर्चा कर लेते हैं, आप देखिएगा। चलिए सिलेबस पे देखते हैं, बात करके सिलेबस क्या है। देखो, सिलेबस में आप समझिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1, वर्णमाला। वर्णमाला सबसे पहला टॉपिक होगा, वर्णमाला। दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संधि। तीसरा होगा समास, ठीक है। चौथा होगा संज्ञा, फिर होगा सर्वनाम, उसके बाद लिंग, फिर होगा वचन, ठीक है। 7वां जो टॉपिक होगा, 8वां, आपको भी लिखना है, ये पूरा सिलेबस लिखना है, ठीक है। देखिए, जो 8वां है वो होगा हमारा कारक, ठीक है। 9वां होगा विशेषण। 10वां टॉपिक हमारा होगा क्रिया। 11वां होगा अव्यय। उसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा, अव्यय के बाद वाक्य। वाक्य ना पढ़ के पहले हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है काल, ठीक है। हाँ, फिर 13वां होगा वाक्य,
वाक्य के बाद 14वां टॉपिक होगा हमारा जो है उपवाक्य। उपवाक्य 15वां टॉपिक होगा पदबंध। अब बहुत सारे लोग तो मन में प्रश्न ये उठा रहे होंगे, गुरुजी ये उपवाक्य और ये पदबंध क्या होता है ना। तो ये सब समझेंगे, क्योंकि आपको बता दें ये फाउंडेशन बैच होगा। इसमें आपको हिंदी की जीरो से, हमने आपको पहले ही बोला, हम आपको बिल्कुल शुरू से लास्ट तक समझाएंगे वास्तविक तौर पर हिंदी में क्या क्या। आप जुड़े रहिए बस हमसे, आपको सीध सब समझ में आएगा ये सब क्या होता है। इस बैच को पढ़ने के बाद पूरा आप ये समझ लीजिए आपको हिंदी में कहीं से कुछ और अलग से नहीं पढ़ना है। आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो हिंदी व्याकरण में होता है। एक सिंगल चीज हम नहीं छोड़ेंगे जो नहीं आपकी परीक्षा में आती हो और वो आप छूट जाए आपसे, ऐसा होगा ही नहीं। पदबंध हो गया। उसके बाद 17वां टॉपिक होगा पक्ष। आपको बता दें इसमें बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे पक्ष होता क्या है। बहुत सारे लोगों ने पक्ष नहीं पढ़ा होगा, शायद इस वीडियो को देखने के बाद गूगल करेंगे पक्ष क्या होता है ना। उसके बाद 18वां नंबर, लेकिन ऐसा नहीं है सब नहीं जानते हैं। अगला आएगा वृत्ति, ठीक है, फिर हम वृत्ति पढ़ेंगे। 19वां हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा उपसर्ग। 20वां होगा प्रत्यय। 21वां टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा वर्तनी। 22वां एक टॉपिक यहां हम छोड़ गए हैं वो है शब्द। शब्द हमको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप शब्द नहीं पढ़ेंगे तब तक आप वाक्य नहीं पढ़ सकते। तो पहले हम ये पढ़ेंगे फिर वाक्य पढ़ेंगे। अभी हम सिलेबस लिखवा रहे हैं, आप उसको देखिए। उसके बाद हमारा 23वां जो टॉपिक होगा वो होगा शब्द शक्ति। एक टॉपिक होता है शब्द शक्ति, ये भी पढ़ेंगे। शब्द शक्ति को पढ़ते हैं जब अविधा लक्षणा व्यंजना ये सब पढ़ते हैं तो वो शब्द शक्ति में होगा। उसके बाद हमारा 24वां टॉपिक जो होगा वो शब्द के बाद आ जाएगा हमारा शब्दकोश। शब्दकोश, शब्दकोश होता है शब्दकोश, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शब्दकोश के बाद 25वां टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा शुद्धि। और शुद्धि सिर्फ ना लिख के इसको हम कहेंगे वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक 26वां। 26वां हमारा होगा विलोम शब्द। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, हम आपको पहले ही बोले हैं कि सिलेबस जो है ना वो बहुत बड़ा है हिंदी का। इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज करते हैं, कुछ ज्यादा ही मिनिमाइज हो गया। देखिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए 27वां जो टॉपिक होगा 27 नंबर वो हमारा होगा विलोम के बाद पर्यायवाची। पर्यायवाची, पर्यायवाची को ही हम समानार्थी भी कहते हैं। 28वां जो टॉपिक होगा वो होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, के लिए एक शब्द। 29वां जो टॉपिक होगा वो होगा अनेकार्थी। अनेकार्थी। 30 नंबर जो टॉपिक होगा वो होगा विलोम शब्द हो गया पर्यायवाची वाक्यांश के लिए मुहावरे लोकोक्तियां। मुहावरे लोकोक्ति। 31 नंबर हमारा जो होगा वो होगा तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव। उसके बाद 32 नंबर जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा गद्यांश और पद्यांश। 33 नंबर हमारा टॉपिक होगा रिक्त स्थान। 34 नंबर हमारा होगा 34 नंबर हमारा हो जाएगा क्या छूट रहा है और शब्दकोश में विलोम हो गया, पर्यायवाची वाक्यांश अनेकार्थी मुहावरे लोकोक्तियां तत्सम तद्भव हो गए। उसके साथ में और क्या होता है गद्यांश हो गया, रिक्त स्थान हो गया। हाँ और देखिए इसमें होगा महत्वपूर्ण
पुरस्कार जो हिंदी से संबंधित है, हमको जीएस नहीं पढ़ानी है, हिंदी में जो पुरस्कार आते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न होगा कुछ विविध। विविध का मतलब आपको बता दिया ऐसा है कि इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। विविध में जैसे बहुत सारे इसमें इसी के अंदर होते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे जब काल, तो काल के ही अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे क्रिया है, क्रिया के ही अंदर बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, तो वो विविध में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक हिस्सा जो बचता है जो बड़ा सा, और वो हमारा है, वो रहेगा साहित्य का, जो वो एक अलग ही हिस्सा होगा, साहित्य को हम यहां लिख नहीं सकते, तो ये हमारा एक अलग से हिस्सा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, साहित्य। हमारा ये एक प्रकार से हिंदी का सिलेबस है। इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो इस समय पर थोड़ी छूट रही हो, तो जैसे देखिए वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, इसमें एक और टॉपिक होता है हिंदी भाषा का विकास, हाँ, और एक और होगा जो हमारा होता है विशेष विशेषण। देखिए एक होगा 36 नंबर विशेष विशेषण, हाँ ये होता है विशेष विशेषण, ठीक है, विशेषण। क्योंकि विशेष विशेषण का दरअसल क्या होता है ना, जोड़ा होता है शब्दकोश में विशेष। एक और होता है जिस टॉपिक को आपको बता दें, एक और है, देखिए उसके बाद एक अगला आता है, नंबर यहाँ पड़ा हुआ है, नंबर हम ना डाल के चलिए यहीं पर नंबर ही डाल देते हैं। देखिए 37 नंबर होगा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक, भिन्नार्थक शब्द, ये भी होंगे हमारे समश्रुत भिन्नार्थक। लगभग लगभग आप अगर देखें तो एक मोटे अनुमान के तौर पर देखें तो हमको लगभग 40 ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो हिंदी के हैं। अब इसमें से अधिकांश टॉपिक ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको शायद क्लियर ना हो, है ना, तो देखते हैं। तो क्या है, इनको सारे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, अव्यय, काल, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पक्ष, वृत्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, शब्द, शब्द शक्ति, शब्दकोश। अच्छा ये जो शब्द लिखा है ना, इस शब्द के अंदर सारे होंगे, जैसे हमारे तत्सम तद्भव होते हैं, उसके साथ में हमारे देशज शब्द होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो, कहाँ कहाँ से कौन कौन से शब्द आते हैं, ये सारे इसमें होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची में देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे, पूरा शब्दकोश रहेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये शब्दकोश का हिस्सा है। मुख्य तौर पर अगर हम कहें तो लगभग हमारे पास 35 ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ व्याकरण पे आधारित है। व्याकरण का मतलब उन पे हमको कॉन्सेप्ट सीखना है पूरी तरीके से कि वास्तविक तौर पर हिंदी में होता क्या क्या है, और हमें यकीन है कि आपको चीजें समझ में आएंगी जब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ये पूरा हमारा सिलेबस है, इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूटी हुई हैं, है ना, जैसे हमने कुछ चीजें और भी छोड़ दी हैं इसमें, जैसे शब्द के ही अंदर हमने अभी आपको बोला और भी चीजें होती हैं। उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ छूट रही है वो है 3 टॉपिक हमारे, एक तो होगा रस, ये 38 नंबर पे होगा, 39 नंबर पे होगा हमारा छंद, और 40 नंबर पे होगा हमारा अलंकार। ये कितने हो गए, 40 हो गए। तो हमारे जो टॉपिक की संख्या है वो कितनी हो गई, 40। इसको आप लोग एक बार नोट कर लेंगे, और हम थोड़ा हट जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये कुल मिला के कितने टॉपिक है हमारे पास, एक मोटे तौर पर 40 टॉपिक है। इन 40 को हम पढ़ेंगे, जिनकी शुरुआत हम आज करते हैं, आज से ही, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, वर्णमाला, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, वर्ण। लिख लिया सबने, जिसने नहीं लिखा है वो फोटो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल। देखिए तो ये आज हम शुरू करते हैं कहां से, वर्णमाला से, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, वर्णमाला। वर्णमाला, देखिए वर्णमाला का सीधा मतलब है वर्णों की माला। आप इतना समझ लीजिए, माला का मतलब क्या होता है, वर्णों की माला, जहां बहुत सारे वर्ण एक साथ हो वही तो है वर्णमाला। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा समझ लीजिए भाषा क्या है, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा भाषा पर आना चाहेंगे, ठीक है। तो भाषा समझ लेते हैं हम क्या होती है। देखिए भाषा के बारे में जब जब बात करेंगे तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि भाषा 3 प्रकार की होती है। एक होती है लिखित,
एक होती है मौखिक, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, और एक होती है सांकेतिक भाषा। कोई भी बात, अपनी बात जो आप कर रहे हैं, ये अपने भाव या अपने विचार या अपनी बात किसी को प्रेषित करनी है ना, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ 3 माध्यम है। इन 3 माध्यम के बाद आपके पास चौथा कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे आप अपनी बात किसी को प्रेषित कर सकें। अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई ऐसा माध्यम आपको लग रहा है? भाई या तो आप उसको लिख के बता दो, समझ रहे हैं, नहीं तो आप उसको बोलकर बताइए, और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो आप संकेतों के माध्यम से बता सकते हैं। 3 ही तो हमारे पास उपाय हैं जो हम अपनी बात किसी और को पहुंचा सके, है ना। तो या तो आप लिख के बताइए उसको, या मौखिक तौर पर समझा दीजिए, या फिर उसको संकेतों में समझा दीजिए। क्लियर? तो आप समझिए। अच्छा, इस भाषा के लिए आपको सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान होना ही काफी है, व्यावहारिक ज्ञान, है ना। अगर आपको व्यवहारिक नॉलेज है तो आप आराम से इस भाषा को बता सकते हैं। जैसे आपको हम एक उदाहरण बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप खुद ही ऐसे माहौल में आ जाएं, लिखिए मत, लिखने पर बहुत जोर मत दीजिए। अभी जब हम बोलेंगे ना लिखने को, तब लिखना है। ये सब अभी लिखना नहीं है आपको, हम समझा रहे हैं, उसको समझ लीजिए। क्योंकि हमने आपसे क्या बोला, पहली बात ही हमने ये बोली है कि हम आपको बिल्कुल जीरो से बताएंगे, चीजों को बहुत बेसिक से समझाएंगे, है ना। ये बैच है ही हमारे लिए इसलिए क्योंकि हम इसको बिल्कुल फाउंडेशन बैच मान रहे हैं। जीरो से समझाएंगे। कुछ लोगों को शायद स्टार्टिंग में लगे गुरुजी ये सब चीजें तो पता है आप हमको, तो हम उन तक पहुंचेंगे जो उनको नहीं भी पता है ना। देखो, व्यवहारिक ज्ञान का सीन ऐसा है कि जैसे आप किसी जगह पर हैं, मान लीजिए आप कोई ऐसी जगह पहुंच गए जहां अंग्रेजी के ही सारे लोग रहते हैं, मतलब सब अंग्रेजी बोलते हैं दिन भर। आपको नहीं पता कि वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है ना, आप नहीं जानते हैं। आपको अंग्रेजी की वर्णमाला भी नहीं आती है, आपको विलोम शब्द नहीं आते, कुछ भी नहीं आता है। लेकिन आप जरा सोचिए, एक ऐसा समय आएगा जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा, आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे ना। तो भाषा जो ये मौखिक है ना, वो किससे आती है? व्यवहार से आती है। आप व्यवहार में अगर वो भाषा आ गई, जैसे आप लोग देखते होंगे, कई बार देखते होंगे पंजाबी, जो हमारे यहाँ पंजाबी भाषा है, सामान्य व्यक्ति को नहीं आती है, लेकिन अक्सर जो पंजाबी जो भाषा होती है, जो सिख लोग होते हैं उनके घर में जो नौकर लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं। रीजन क्या है जानते हैं? क्योंकि वो उस व्यवहार में रह रहे हैं, वो उस चीज को बार बार सुन रहे हैं। तो सुनने से आप सीख सकते हो, ऐसा हम मानते हैं, हमारा मस्तिष्क सुनने से सीखता है। पर क्या लगता है आपको कि ये भाषा अगर आपको आ गई तो क्या लिखित भाषा आ जाएगी? हम आपसे कहें, आप सारे लोग, इतने लोग बैठे हैं, आप सबको हिंदी आती है, विश्वास मानिए आप गलत बोल रहे हैं, आपको हिंदी नहीं आती है, आपको मौखिक हिंदी आती है। आपको अगर हिंदी आती होती तो आप यहां क्या करने आते? समझ रहे हैं? हिंदी आपको नहीं आती है, आपको सिर्फ और सिर्फ मौखिक हिंदी आती है। आपको लिखित हिंदी के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो नहीं आते हैं। अगर हम आपसे पूछ बैठे भैया विशेष्य क्या होता है, तब शायद आपके पास जवाब ना हो कि सर हम नहीं जानते विशेष्य क्या होता है। हम आपसे पूछ बैठे कि क्रिया में योजक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है, तब आप शायद दिक्कत में पड़ जाए, है ना। तो लेकिन आप बोल तो रहे क्रिया, सहायक क्रिया भी बोल रहे हैं, योजक क्रिया भी बोल रहे हैं ना, विशेषण भी बोल रहे हैं, विशेष्य भी बोल रहे हैं, उद्देश्य भी बोल रहे हैं, विधेय भी बोल रहे हैं, सब कुछ तो बोल रहे हैं आप। तत्सम तद्भव का प्रयोग भी कर रहे हैं, विदेशी शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं खूबसूरत किस भाषा का शब्द है, शायद आपके लिए दिक्कत हो जाए, है ना। तो ये सब आपको आता नहीं है पर आप बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके व्यवहार में भाषा है। समझ रहे हैं? आप हिंदी को मौखिक भाषा का नॉलेज आपको है पर लिखित का नहीं है। तो हमको ये भाषा समझनी है, और इस भाषा को समझने के लिए भैया ये ला लिखा है, ला, ये खा लिखा है, ये ता लिखा है, इसका मतलब ये है तो वर्ण ही। आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी भाषा का नॉलेज शुरू करने के लिए उसकी सबसे छोटे स्तर पर हमको पहुंचना होगा। जैसे आपको ये मकान है, इस मकान को सीखना है बनाना कैसे है, तो सबसे पहले इसकी सबसे छोटी चीज पे पहुंचो, सबसे निम्न स्तर पर, कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, इसकी शुरुआत कहां से हुई, है ना। शुरुआत अगर आपको पता चल गई ना, तो धीरे धीरे, फाउंडेशन नहीं बोलते, बेस, इसका आधार क्या है, जाग के पढ़ो ध्यान से, ठीक है। इसका आधार क्या है? नींद आ रही है तो सीधे बैठो ना, नींद तब नहीं आएगी, वरना नींद जरूर आएगी। देखो, तो इसका आधार क्या है वो हमको समझना है। और हम जानते हैं किसी भी भाषा का जो आधार होता है वो उसकी क्या होती है? वर्णमाला। क्योंकि पूरी भाषा इसी से तो बनती है, नहीं बनती, इसी से बनती है, ठीक है। तो देखिए, तो हम शुरू करते हैं अब अपनी भाषा को, स्टार्टिंग करते हैं। देखो,
इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे वर्णमाला। देखो तब एक बात और यहां समझ लीजिए, एक शब्द है भाषा। ये शब्द कहां से आया, पहले तो हमको इसको समझना है। जो भाषा शब्द है ना, भाषा शब्द दरअसल वास्तविक तौर पर भास धातु से बना है। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, गुरुजी आप एक शब्द बोल गए धातु, ये क्या होता है ना गुरुजी, ये धातु बता दो क्या होता है। तो समझो, धातु जो शब्द होता है ना, उसका मतलब होता है किसी भी शब्द का मूल रूप। जो उसका मूल रूप है ना, उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो ऐसे ही इस भाषा का जो मूल रूप है ना, वो क्या है, भास। और इस भास का अर्थ जानते हैं क्या होता है, भास का अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। वाणी को व्यक्त करना, यानी अपनी बात को आप व्यक्त कर रहे हैं, व्यक्त करना, वाणी को व्यक्त करना, वही क्या कहलाती है, भाषा। भैया एक बात बताओ, हम अपने विचार आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारी कोई ना कोई तो भाषा ही होगी जिससे हम पहुंचाएंगे। मुझे अपने विचार आप तक पहुंचाने हैं, सिंपल। तो वो अपने विचार पहुंचाने के लिए हम किसका माध्यम का प्रयोग करेंगे, भाषा। और वो भाषा किसी माध्यम में तो होगी, या तो वो लिखित माध्यम में होगी, या मौखिक माध्यम में होगी, या सांकेतिक माध्यम में होगी। क्लियर। ऐसे ही आप मुझसे बात करोगे तब भी कोई भाषा से करोगे। आप देखते होंगे चीन के लोग बात करते हैं, चिंग छोंग छोंग पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, वो बोलते हैं ना, वो भी तो एक कोई माध्यम ही है उनका ना। जैसे आप देखते होंगे, आपने सुना होगा खग जाने खगही की भाषा। भैया पक्षी भी तो आपस में बात करते हैं, वो भी तो अपनी भाषा में बात करते हैं। कौवा अपनी भाषा में बात करता है, भैंस अपनी भाषा में बात करती है। उसके पास भी तो कोई ना कोई वो बोल ही तो रही है वो कुछ। माना कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, मानते उनके पास लिपि नहीं है, मानते हैं वो उतने सक्षम नहीं है जितने हम मस्तिष्क से हैं, पर यह सच है कि वो भी तो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम इतने विकसित हो चुके हैं मानसिक तौर पर कि हमने उसकी एक लिपि बना डाली। और वो लिपि हमने किसमें, पूरा एकदम पूरी बना रखी व्यवस्था में। और उस व्यवस्था का पहला पहलू क्या है, वर्णमाला। क्लियर। तो अब हम शुरू करते हैं वर्णमाला। आप लोग थोड़ा सा, हम चाहते थे आप यहां पर आ जाएं, तो आपको क्या लिखना है, आपको बस इतना लिखना है, जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की किस धातु से बना है, भास। और ये शब्द जो हमने बोला संस्कृत, आपको यह ध्यान रखना है, ये धातु जो है वो किससे है, संस्कृत की। अच्छा, ऐसा संस्कृत क्यों बोला हमने, क्योंकि जो हिंदी है ना, हिंदी वो संस्कृत उससे ही आई है। जो जननी है हिंदी की, आदि जननी जिसको बोलते हैं, वो क्या है, संस्कृत। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछता है वो कहेगा बताओ हिंदी भाषा का विकास बता दो, किससे हुआ है। हिंदी भाषा का विकास हुआ है, अब सुनना, एक ऑप्शन डालेगा, उसमें ए ऑप्शन डाल दिया उसने संस्कृत, बी ऑप्शन डाल दिया पाली, सी ऑप्शन डाल दिया प्राकृत, और डी ऑप्शन डाल दिया अपभ्रंश। अब आपको आंसर देना है, ये इसका उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन समझना है, क्योंकि कहते हैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले प्रश्न को समझना अनिवार्य है। तो हिंदी भाषा का विकास हुआ है, अब प्रश्न में कह रहा है हिंदी भाषा का विकास बता दो। भैया एक बात याद रखना, जन्म और विकास में अंतर होता है। जैसे आपका जन्म जो है वो आप मां के गर्भ से हुआ है, लेकिन आपका विकास किसी भी माहौल में हो सकता है, नहीं हो सकता। वैसे ही हिंदी भाषा का विकास जो है ना, वो किससे हुआ है, अपभ्रंश से। क्योंकि जब हम हिंदी का वो क्रम पढ़ते हैं तो हमको पता है हम कैसे पढ़ते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर क्या आता है, अपभ्रंश, फिर क्या आता है, अपभ्रंश, उसके बाद आता है हिंदी। तो इसका मतलब है हिंदी का वास्तविक तौर पर विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से। लेकिन प्रश्न में कहेगा हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, विकास नहीं डालेगा यहां पर, तब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संस्कृत। अच्छा, विकास कहेगा तो आंसर क्या होगा, अपभ्रंश। समझ आई बात, क्लियर है। तो जब संस्कृत से उसका जन्म हुआ है तो हमने अधिकांश चीजें संस्कृत की ग्रहण कर रखी होंगी, नहीं कर रखी होंगी। तो जो भाषा शब्द है ना, उसकी धातु भी संस्कृत की ही है। संस्कृत की धातु है भास, उसी का अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। आप लोग लिख सकते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, वाणी को व्यक्त करना, व्यक्त करना। ये इसका अर्थ होता है किसका, भास धातु का। और जो संस्कृत से ही आई है यह धातु, और इसी धातु में एक प्रत्यय लग गया, कौन, बड़ा आ प्रत्यय। एक प्रत्यय लगा है बड़ा आ, और इस बड़ा आ प्रत्यय ने इसको क्या बना दिया, भाषा। क्लियर।
भाषा की अगर परिभाषा पूछेगा तो सीधे सीधे मतलब यही होता है अपने भाव या विचारों को प्रदान करने का या किसी पर संप्रेषित करने का जो माध्यम है वही क्या कहलाता है, भाषा। भाई हम अपने विचार जिस माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं आप तक वही क्या है, भाषा। फिर वो संकेतों से भी हो सकता है, लिखित से भी कर सकते हैं, लिख के भी, और नहीं तो हम बोल कह सकते हैं। तो यही तो 3 माध्यम है, इन 3 माध्यमों से ही हम अब कर सकते हैं। अब हम आते हैं सीधे वर्णमाला पर। तो इतना आपने समझ लिया होगा, हमको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, इसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। क्लियर। अगर पूछेगा हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है तो अपभ्रंश से, लेकिन अगर कहेगा हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है तो संस्कृत से। संस्कृत में भी कुछ पहलू हैं, आगे पढ़ेंगे। लौकिक संस्कृत होती है, एक वैदिक संस्कृत होती है, वो सब अभी नहीं पढ़ना है हमको, आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद है हमको। अब हम चलते हैं सीधे उस टॉपिक पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि गुरुजी आप उतनी देर से वर्णमाला लिखते जा रहे हैं पर अब तक वर्णमाला आपने पढ़ाई नहीं है ना कि सर कब पढ़ाएंगे, बार बार आप किसी ना किसी चीज पे ले आते हैं। दरअसल क्या होता है ना, स्टार्टिंग जो होती है वो उसके लिए पहले आपको चारों तरफ से तैयार करना पड़ता है। पहले हम आपको तैयार कर लें ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। हम अगर बीच में वो चीजें समझाएंगे तो आपको शायद समझ में ना आए। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, भाषा जाहिर सी बात कई सारे वर्णों के मिलने से बनती है। तो वो उसमें जैसे कोई भाषा है, जैसे हमने बोला राम घर जाता है, तो ये राम घर जाता है पूरा लिखा, तो इसमें कोई तो सबसे छोटी चीज होगी। आप एक बात बताओ, हमने कहा राम घर जाता है, आप मुझे एक बात बताइए, इसमें कोई तो सबसे छोटी चीज होगी। जैसे हमने भी क्या बोला था, जैसे ये मकान बना है, इस मकान में कोई तो सबसे छोटी चीज होगी। जैसे ईंट, मकान की सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट। ऐसे ही भाषा में ये पूरा लिखा है, एक वाक्य इस प्रकार से विस्तार होता है भाषा का, हमने संक्षेप में बता दिया। तो इसकी भी तो कोई छोटी इकाई होगी, क्योंकि आपको क्या लिख रहा है, ये शब्द है नहीं है, और ये शब्द जो बने हैं ये सारे क्या हैं, शब्द। और भैया ये शब्द दरअसल ये वास्तविक तौर पर पद होते हैं, और ये जो शब्द बने हैं ये वर्णों के मिलकर ही तो बने हैं। तो इसका मतलब स्टार्टिंग कहां से हुई थी, वर्ण से, और ये वर्ण पहले क्या बना, शब्द, शब्द से क्या बना, वाक्य, और वाक्य से क्या बनेगा, पूरा एक वक्तव्य या गद्यांश कह सकते हैं, ठीक है, या अनुच्छेद कह सकते हैं आप। फिर उसके बाद भाषा। क्लियर। तो इतना विस्तार होता है ये भाषा का। तो हमको कहां तक हम पहुंच गए, वर्ण तक। यानी अगर हम आपसे कहें कि भैया भाषा जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो इसका आंसर होगा वर्ण। लेकिन एक बात यहां समझने वाली है, और वो जरा समझिएगा आप, कि भैया भाषा की तो सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, हमने कुछ बोलना शुरू किया, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, मेरी बात देखो, एक बात समझ लीजिए आप सब लोग, जब कोई चीज स्टार्टिंग में समझाई जाती है उसको जितना अच्छे समझेंगे आगे आपको उतना मजा आएगा। लेकिन आप शुरू में ही अगर परेशान पड़ गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पहले समझो हम क्या कह रहे हैं। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ये तो क्लियर है, लेकिन एक बात बताओ, जैसे हमने कुछ बोलना शुरू किया, आप नहीं जानते लिखा क्या है, यहाँ क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, आप मुझे ये बताओ, आपको नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। जैसे हमने बोला चिंग फोंग चेंग छो, तुम ये बताओ तुमको सुनाई क्या दिया, कुछ समझ पाए हम क्या बोले, लेकिन तुम इतना तो समझ रहे हो कोई आवाज आ रही है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज समझने के लिए पहले आपको कोई ध्वनि सुनाई देगी तभी तो समझेंगे आप। तो इसका मतलब जब कोई बोल रहा होगा तो बोलते समय आपको सबसे पहले क्या सुनाई देगा, ध्वनि सुनाई देगी। इसका मतलब है कि अगर मैं कहूं ये जो सबसे छोटी इकाई है ना, इसी में अगर हम कहते हैं मौखिक तौर पर बोलने पर, यानी भाषा की, अगर हम कह दें आपसे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, मौखिक मतलब समझते हो, बोलने पर मौखिक इकाई जो है वो क्या है, मौखिक इकाई क्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका सीधे उत्तर हो जाएगा ध्वनि। क्योंकि भैया जब आप बोल रहे होंगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मतलब बोलते समय आप जब देखेंगे इसको कि जैसे हमने बोला राम घर जाता, आपको कोई आवाज तो सुनाई दे रही है ना, पहले आपको सुनाई आवाज ही देगी। और एक बात और बताओ आप मुझे सिंपल, ये सब चीजें जो लिखने वाली आई है ना, ये लिपि वगैरह, ये सब तो बाद में आई, पहले कोई बोला होगा तभी तो लिखा होगा किसी ने, समझो, पहले कोई बोला होगा तभी तो लिखा होगा।
तो जब हमने बोला का, हमने बोला आ, ये आ एक ध्वनि ही तो थी, सिर्फ ध्वनि है या नहीं है। जब इस ध्वनि को हमने कोई जुगाड़ दिया, हमने कहा एक काम करते हैं, ऐसा करो, ये बहुत सारी ध्वनियां हैं, बार बार बदल रही हैं, आ ई उ ए ओ औ का गा खा जा, ये सब बदल रही हैं बार बार ध्वनियां। तो इनके लिए काम करते हैं, इनको अलग अलग डिजाइन दे देते हैं, अलग अलग आकार दे देते हैं। तो हमने कहा एक ऐसे करके अक्षर बनाते हैं ऐसे, और हम इसको ऐसे बना के, और हम इस आवाज को क्या कहेंगे, आ। समझ रहे हैं। फिर हमने कहा एक और अक्षर बनाते हैं, इस आवाज को हम क्या कहेंगे, आ, बड़ा आ। जैसे आपने देखा होगा सारे गामा पा लिखा होता है, तो वो क्या होते हैं, वो अक्षर डिजाइन बनी होती है ना। वैसे ही ये आ और आ, ये हमने एक आकार बनाया है, इसी आकार को हम क्या कहते हैं, वर्ण। समझ आया। तो जो ध्वनि है ना, ध्वनि, उस ध्वनि को जब आपने लिख दिया, तो ध्वनि को लिखते ही वो ध्वनि क्या हो गई, वर्ण हो गई। समझ आया। इसलिए हम एक नाम और देते हैं क्या, कि ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को, हाँ, लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्लियर। आपको शायद मेरी बात समझ में आई होगी जो हम बता रहे हैं। कोई भी भाषा है, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। अगर कहेगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, ध्वनि। अगर कहेगा ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, वर्ण कहते हैं। समझ आया। इतनी बात आपको लिखनी भी है साथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि। और ध्वनि के ही लिखित रूप को हम क्या कहते हैं। तो भैया हमको बार बार एक शब्द आ रहा है दिमाग में, वर्ण 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 वर्ण, है ना। तो हमको वर्ण ही तो पढ़ना है, और वर्णों को एक साथ जब रखा जाता है तो वही तो क्या कहलाती है, वर्णमाला। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब हम उस जगह पर पहुंच पाए हैं जहां से हमको आगे पढ़ना है। समझ रहे हैं। तो देखिए आप लोग अगर इतना समझ गए हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको लोग देख रहे होंगे गुरुजी कई आपने पेज बदल दिए, अब जाके हम वर्णमाला पर पहुंच पाए। तो वर्णमाला में एक छोटी सी परिभाषा आप लिख सकते हैं जो आपको लिखनी है। लिखो वर्णमाला की सबसे छोटी परिभाषा, एक लिख लीजिए छोटी सी परिभाषा। लिखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी अगर व्यवस्था में वर्ण है, अगर एक व्यवस्था में है तो हम उनको क्या कहेंगे, वर्णमाला। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा, गुरुजी आपने समूह बोला, आप मुझे ये बताइए सर, हम ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं। हमने लिखा कि राम घर जाता है। गुरुजी ये बता दो, क्या यहां समूह नहीं है वर्णों का? समूह का मतलब एक साथ वर्ण आना। क्या यहां समूह नहीं है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिला के हमको जो साफ साफ दिख रहे हैं 7 वर्णों का, तो यही समूह हो गया, नहीं हो गया? बताओ है या नहीं है भाई? 7 वर्णों का समूह तो यही है। तो गुरुजी ये वर्णों का समूह है तो इसको वर्णमाला क्यों नहीं कहते हैं? प्रश्न चिन्ह तो ये भी है। तो समझो ये वर्णमाला इसलिए नहीं है क्योंकि ये व्यवस्था में नहीं है। समझ आया? किस में नहीं है? ये व्यवस्था में नहीं है, ये सार्थकता में है। किस में है? सार्थक रूप में तो है, पर यह व्यवस्था में नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, व्यवस्था क्या होती है? सिनेमा हॉल देखा है? सिनेमा हॉल में पहले एक नीचे सीट होती है, फिर उससे थोड़ा ऊपर एक होती है, फिर उससे थोड़ा फिर ऐसे करके होता है ना। तो एक व्यवस्था में होता है ताकि सबको दिख सके सुचारू रूप से। ऐसे ही जो वर्णों के व्यवस्थित समूह होता है उसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहां आ लिखो फिर कुछ और लिख दो। आ के बाद आता कौन है? दीर्घ आ ही आता है। समझ आया? तो ये क्रम रहना चाहिए। आप मुझे बताओ घा पहले आता या रा, जा पहले आता या ता, ये सब कैसे लिखा है? तो इसका मतलब ये व्यवस्था में नहीं है, केवल और केवल सार्थकता में है। समझ आया? तो इसका मतलब गुरुजी आप ये कहना चाहते हो कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को तो वर्णमाला कहते हैं, ये बात तो सर समझ में आ गई। लेकिन वर्णों के व्यवस्थित ना कह के वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं।
समझ आई बात? कुछ क्लियर हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। ये दो बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो अब आगे बढ़े हम। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। व्यवस्था क्या होती है समझ में आ गया। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। सार्थकता क्या होती है ये भी समझ में आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा। शब्द जब पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे समझाएंगे, अभी बस इतना समझाना था। चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम आगे, और अगला हमारा नंबर आता है वर्णमाला का। बार बार एक शब्द रिपीट हो रहा है और वो शब्द जानते हैं क्या है? वो शब्द है वर्ण। गुरुजी उतनी देर से आप एक शब्द लिए जा रहे हैं, नाम क्या है? वर्ण। ये क्या होता है इसके बारे में हमने आपको मोटे तौर पर समझा दिया है कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण, या फिर ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण। क्लियर है? इतना हमको पता। अब हमको सीधे वर्ण के बारे में यह समझना है, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो याद रखना, वर्ण के जो प्रकार होते हैं ना, वो दो होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। क्लियर? एक क्या होता है? स्वर, और एक होता है व्यंजन। सिर्फ दो ही प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। आप कहेंगे गुरुजी क्या सिर्फ हिंदी भाषा में ही दो प्रकार के होते हैं? तो जहां तक मेरा नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी दुनिया की भाषा को पढ़िए, वर्ण के दो प्रकार आपको मिलने वाले हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन ये दो मिलकर ही भाषा का स्वरूप बनाते हैं। समझ गए? तो हम पढ़ेंगे क्या? स्वर और व्यंजन। तो वर्ण के कितने प्रकार? दो, स्वर और व्यंजन। अब हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले नंबर एक टॉपिक से, जिसका नाम क्या है? स्वर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। नंबर एक हेडिंग डालेंगे स्वर। देखो स्वरों की एक विशेषता है, अब आप समझो जरा, बहुत कर। अब हम आ गए हैं उस टॉपिक पे जहां हमको स्टार्ट करना है, जहां से पढ़ना है। आज जो क्लास आपकी चल रही है ना, वो सिर्फ क्या है? केवल और केवल आपके लिए जानकारी तौर पर है। केवल और केवल एक इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने सिलेबस को समझाया है। अब हम उस सिलेबस के हिस्से में एक हिस्से में एंट्री कर चुके हैं, जो हमारा क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला के अंदर हमने क्या कहां प्रवेश कर गए हैं? स्वर में। तो अब हमको स्वर समझना है, स्वर क्या होते हैं। देखो साधारण तौर पर अगर हम कहें स्वर के बारे में एक मोटा मोटी तौर पर, भैया हिंदी में 11 स्वर होते हैं और उसके 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इतना ही सिर्फ नहीं होता है स्वरों में। स्वरों में बहुत कुछ होता है। अब समझो स्वर हमारे जो है, पहले तो हमको ये समझना है गुरुजी ये स्वर हैं क्यों, आखिर इनकी जरूरत क्या है। तो एक बात बताओ, आपने यहां क्या लिखा? का। आपको क्या लगता है ये का जो है वो पूरा है या आधा है? क्या है कि का आधा है या पूरा है? मुझे ये बताइए। आधा है? ये पूरा है या आधा है? आधा है या पूरा? तुमको ये नहीं पता ये का आधा है या पूरा है? ये का जो है वो पूरा है। इसमें कहीं आधा लिख रहा है तुमको? पूरा है ना? तुम तो खो गए एकदम है। तुमको लग रहा है कि अब गुरुजी कोई गजब ही चीज होगी तभी गुरुजी पूछ रहे हैं आधा है? अरे एक बात समझो, बहुत ऐसा भी नहीं, कई बार आप देखते हैं ना, बहुत ज्यादा गंभीर होने पे इसका दुष्परिणाम यही होता है। समझ रहे हैं? तो का को आधा जबकि पूरा है, आप पूरा आधा बता रहे हो। सुनो, ये का पूरा है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये का क्यों पूरा है? प्रश्न इस बात का है, आखिर ये क्यों पूरा है? क्यों है? क्योंकि एक बात तो कंफर्म है, ये का स्वर तो होता नहीं है, इतना तो आपको पता होगा। तो ये पूरा क्यों है? इसके पीछे एक लॉजिक है, एक प्रश्न चिन्ह है। हमने आपसे कहा था दुनिया में हर चीज के पीछे एक कारण है, तो ये जो पूरा है ना, इसके पीछे भी एक कारण। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, आप जब का बोल रहे हो, का बोलते हो ना जब, तो का को बोलो ऐसे कि आ ना आए, बोल के दिखाओ। कोई अगर बोल सकता है तो बोल के दिखाए। का को ऐसे बोल दो कि का में आ ना आए। बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो बोल पा रहे हो वो कमेंट करें कि हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो कमेंट करके बताएं कि गुरुजी हम बोल लेंगे, उनको कोई पुरस्कार राशि दी जाएगी। ठीक है, देखो का को कुछ लोग कहेंगे गुरुजी आ नहीं आएगा, ई आएगी। जो स्मार्ट लोग हैं कहेंगे गुरुजी की बोल दिया, आ कहां आया? ई तो आई। अगर को बोल रहे हो तो ओ तो आया। इसका मतलब है जब जब आप किसी व्यंजन का उच्चारण करेंगे
तब तब एक स्वर की आवश्यकता पड़ेगी आपको, समझ रहे हैं। लेकिन 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 जो ये स्वर है ना, ये इतने खतरनाक हैं, ये कहते हैं अब बताओ तुम हमारे अंदर कौन है। क्या लगता है तुमको आ के अंदर कोई है कोई? नहीं है। यही तो विशेषता है व्यंजनों में और स्वरों में। व्यंजन बेचारे कैसे हैं ना, सहारे वाले, उनको एक सहारा चाहिए, उनको तुम एक सहारा दे दो कैसे भी। लेकिन जो स्वर है ना, वो कहते ना हम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे, हमारा जन्म स्वतंत्रता में हुआ है, यानी हम किसी के सहारे पर नहीं है। और ये एकदम सही बात है कि भैया ये सब स्वतंत्र हैं। आप मुझे बताइए कि ये आ स्वतंत्र है या नहीं है, ये स्वतंत्र है या नहीं है, ये स्वतंत्र है, बताओ। कोई अगर ऐसा लिख दे जो समझ में ना आए गुरुजी स्वतंत्र नहीं है, तो बताना हमको स्वतंत्र है। और भैया इसके अलावा एक भी स्वर होता भी नहीं, ये हमने आपके सामने लिख दिया। और इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। इसके बाद और कोई स्वर होता भी नहीं है। और ये सब स्वर जितने भी हैं ना, ये सबके सब स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। इनमें व्यंजनों जैसा सिस्टम नहीं है कोई किसी से मिल रहा है गुरुजी हम भैया ई है, हमको सहारे की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनकी ध्वनि जब आप निकल रही है ना, बाहर आवाज आ रही है, तो ये एकदम स्वतंत्र आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे कितने स्वर हो गए? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन एक प्रश्न कहेगा स्वर के प्रकार कितने होते हैं? स्वर के प्रकार कितने होते हैं? अब प्रश्न आपके पास सामने बना कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। स्वर की संख्या तो हो गई 11। अच्छा एक प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ स्वर कितने होते हैं, तो या तो प्रकार कहे या वो कितने कहे, हमारा उत्तर सिर्फ कितना होगा? 11। यानी जैसे एक क्वेश्चन पूछा है उसने परीक्षा में कि सर्वनाम कितने होते हैं। अब बहुत बच्चों को लगा कि सर्वनाम के प्रकार पूछ रहा है, वो 6 होते हैं, तो उन्होंने 6 लगा दिए, जबकि वास्तविक तौर पर सर्वनाम के प्रकार नहीं पूछ रहा था, वो पूछ रहा था सर्वनाम कितने होते हैं। जैसे हम आपसे कह दें भारत में कितने लोग रहते हैं, तो कितने लोग का प्रकार थोड़ा पूछ रहा है, वो किस किस जाति में बटे तो नहीं पूछ रहा है, सब पूछ रहा है ना। तो ऐसे इसका मतलब है कि आंसर क्या होगा? 11। तो स्वर कितने? 11। लेकिन स्वर के प्रकार कितने? स्वर के प्रकार होते हैं 3। देखो भाई प्रकार, स्वर के जो प्रकार है वो कितने होंगे? प्रकार होंगे 3। और वो 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर आपको साथ में लिख लेना है ये जो हम बता रहे हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ये स्वर के हमारे 3 प्रकार होते हैं। संख्या कितनी? 11, प्रकार कितने? 3। अब जो ये ह्रस्व स्वर है ना, इसका मतलब है जो कम समय में बोला जाए, इतने ऐसे समय में, कम समय में। आप लोग इधर बैठ सकते हो, उधर नहीं दिख रहा, थोड़ा इधर बढ़ जाओ, थोड़ा इधर बढ़ जाओ, और बढ़ो थोड़ा, हाँ बस ठीक है। देखो ह्रस्व स्वर, ये ह्रस्व माने होता है क्षीण, कम, यानी ऐसे स्वर जिनको बोलते समय आप जो समय है ना वो बहुत कम लग रहा है, उनको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और ऐसे स्वर जिनको बोलते समय बहुत अधिक समय लग रहा है, इनसे दुगुना ह्रस्व से, उनको कहते हैं दीर्घ स्वर। और जिनको बोलते समय बहुत अधिक समय लग रहा है, उनको कहते हैं प्लुत स्वर। हालांकि हिंदी में कोई भी प्लुत स्वर नहीं होता है। देखो ह्रस्व स्वर में हमारे कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर में हमारे सिर्फ होते हैं 3। एक तो होता है 4 आ, ई, उ और री। ये हमारे 4 जो है वो ह्रस्व स्वर है। इनको बोलते समय आपको समय नहीं लग रहा है, आ, ई, उ, री, फटाफट। लेकिन इन्हीं के दुगने रूप, आप एक बात समझिएगा, आपको अगर समझना, थोड़ा सा हम इसको देखिए, इसको समझिएगा। क्या है, आपको एक चीज समझनी है यहां पे, और वो ये है कि जैसे हमने आपके सामने लिखा आ प्लस आ, यानी अगर हम 2 आ मिला दें आपस में, एक छोटा और एक बड़ा, इन दोनों को अगर आपस में मिला दें, तो तुमको नहीं लगता कि ये दीर्घ आ बन जाएगा? बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अच्छा अगर हम ई प्लस ई आपस में मिला दें, तो तुमको नहीं लगता कि ये बड़ी ई बन जाएगी? बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? अगर हम
ऊ प्लस ऊ मिला दें आपस में तो क्या लगता है तुमको, बड़ा ऊ बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आ ई ऊ दिख रहे हैं ना आपको, ये इन्हीं में से आए हैं, इन्हीं तीन से आए हैं। तो इसका मतलब हमारे जो अगले वाले वर्ण हैं, जैसे ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हमारे जो तीन दिख रहे हैं वो इन्हीं से बने हैं। कुछ समझ पा रहे हैं आप? इन्हीं से बने हैं ये तीन। अब आप समझना ध्यान से, अगर वो इनसे बने हैं तो भैया ये जो स्वर दिख रहे हैं आपको, ये एक ही तो स्वर है। यहां पर आ और आ, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? बताओ, एक ही तो है। और अगर ये एक है तो ये तीनों के तीनों एक नाम से जाने जाएंगे और वो होंगे सजातीय स्वर। यानी एक ही जाति के दो स्वर आपस में मिल गए, उन्होंने एक निर्माण कर दिया किस? बड़े स्वर का, और वो है दीर्घ स्वर। तो इसी और साथ में इसका ये दीर्घ है बड़ा, इसका भी ये दीर्घ है और इसका भी ये दीर्घ है, इसीलिए इनको हम तीनों को एक नाम और देते हैं, क्या? दीर्घ स्वर। अभी थोड़ी देर में आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ फिर इधर वाले क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आ प्लस ई मिला दें, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान से देखना है। आ प्लस ई मिला दें तो ये ए बन जाएगा। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी कैसे बना दिया, इसको आगे पढ़ेंगे, अभी आप सोच इसको छोड़ दीजिए, यहीं पे इतना समझिए, आ और ई के मिलने से ए बनता है। अच्छा, वहीं पर अगर हम आ और ऊ मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अब आप एक चीज समझो, आ और ई के मिलने से ए बना, आ और ऊ के मिलने से ओ बना, तो क्या लगता है जैसी घटना इनमें हो रही थी क्या वैसी हो रही है? नहीं हो रही है। इसका मतलब आ और ई अलग अलग हैं दोनों, और अगर ये अलग अलग है और इन दो अलग अलग स्वरों से मिलकर एक नए स्वर का निर्माण हुआ है तो उसको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। यानी कि ए और ए, आप कहोगे गुरुजी ये कौन नया आ गया? इसको ही, इसका ही दीर्घ रूप। ठीक है, ऐसे ही ओ और आओ, इस ये आओ जो है वो इसी का दीर्घ रूप है। समझ गए? तो ये दोनों जो चारों आपको दिख रहे हैं ना, ये चारों के चारों क्या है? संयुक्त स्वर। ऐसा क्यों बोला हमने? क्योंकि आ और ई भिन्न भिन्न स्वर मिले, यानी दो भिन्न स्वरों के मिलने से जिस स्वर का निर्माण हुआ वो स्वर संयुक्त कहलाएगा, और एक ही जैसे स्वर के मिलने से जिसका निर्माण हुआ वो दीर्घ स्वर कहलाएगा। कुछ समझ में आई बात? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? बहुत पेच दिमाग में चल रहे हो? अभी थोड़ा नहीं चल रहे होंगे पर आगे जाके चलेंगे पक्का। देखो समझो, दो असमान स्वरों के मिलने से एक स्वर का निर्माण हुआ वो संयुक्त स्वर है। इसका मतलब पक्का है कि ये वाले स्वर हमारे क्या है? संयुक्त। और दो समान स्वर, ये सब समान ही तो है, समान स्वरों के मिलने से एक स्वर का निर्माण हुआ तो वो क्या है? दीर्घ स्वर। कुछ समझ में आ रहा है? अब आपको जरा हम इसको ये मिटा दें तो इसका मतलब है, देखो अब समझते हैं हम। अब आप कहोगे गुरुजी ये सब समझाया क्यों? आप क्या जरूरत थी? आप इधर दीर्घ स्वर लिखे बैठे हो और इधर आप कह रहे हो कि कुछ और। भैया देखो ध्यान से, आप गुरुजी यहां तो लिखे बैठे हो इन सबको क्या? इन सबको आप क्या लिखे बैठे हैं? दीर्घ स्वर। यानी ये सारे के सारे तो दीर्घ स्वर हैं, पर आपने उसके वो अंदर गड़बड़ कर दिया। ये क्यों कर दिया? खाम खा हमारे दिमाग को पिच्ची करने के लिए, दिमाग को खराब करने के लिए किया ये? तो ऐसा नहीं है। देखो एक बात समझो, ये प्रश्न आ चुका है, अभी आपको समझाएंगे प्रश्न कैसे आया। पहले तो इसको समझो, ये क्या है? ये एक तो दीर्घ स्वर है। क्या है ये? दीर्घ स्वर। आप कहोगे गुरुजी यहां भी तो लिखा है दीर्घ स्वर, काहे टेंशन में डाल रहे हैं? तो सुनो अभी क्लियर होगा सब। यहां भी दीर्घ लिखा है और यहां भी दीर्घ लिखा है, और ये हमारे क्या है? संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर। अब आप जरा सोचना, ये दोनों समान स्वरों के मिलने से बने हैं सब तीनों, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर। देखो आप जब 10 पुस्तकें उठाओगे ना एक साथ, तब ये कंटेंट मिलेगा आपको। 10 पुस्तकें जब एक साथ उठाओगे, कम से कम तो आपको 5-6 पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, शायद मिल जाए। ठीक है, तो टीचर का काम क्या होता है? वो कई सारी पुस्तकों का संकलन लाता है और आपके सामने रख देता है। तो देखो, अच्छा ये जो दो अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने हैं, तो ये इनको हम क्या कहेंगे? विजातीय स्वर कहेंगे या नहीं कहेंगे? ये विजातीय स्वर है और संयुक्त स्वर है, ये सजातीय स्वर है और दीर्घ स्वर है। अब आप कहोगे गुरुजी उतनी देर से आप टेंशन में डाले हो दिमाग में, आप ये बताओ आपने क्यों बताया? आखिर ये आखिर जरूरत क्या थी जब यहां दीर्घ स्वर लिखा और ये सारे दीर्घ होने चाहिए? तो देखो अब हम लाते हैं उस जगह पर। एक प्रश्न आता है, कहता है इनमें से
एक सेकंड, थोड़ा सा भी लिखना नहीं। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? नहीं है। अब सुनिए, ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन है आ, बी ऑप्शन है उ, सी ऑप्शन है ई, और डी ऑप्शन है ए। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रेम से। आप मुझे यह बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा उत्तर होगा? कौन सा? डी होगा। कंफर्म है? आसान है ना? अच्छा देखना, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन देखना। एक में ऑप्शन में डाला, दूसरे में डाला, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है ए। अब भी क्वेश्चन सेम है कि इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन देखो क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है ना तो आपको सिंगल डाउट नहीं होगा। अब आप क्या उत्तर लगाओगे? आपने खुद ही चेंज कर लिया उत्तर, किया नहीं किया? आप खुद ही बता रहे हो कि गुरुजी अब ई होगा। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ए, यानी एक ही प्रश्न में एक जगह आपने ए को दीर्घ स्वर नहीं माना और एक ही प्रश्न में एक जगह आपने दीर्घ स्वर मान लिया। कुछ समझ में आई बात? ये खिचड़ी क्या चल रही थी आपको समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन आ चुका है, समझ रहे हैं? तो इसका वाला जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका तो होगा डी, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? ई। अब आपको समझ में आया एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल कैसे रहा है? वो कह रहा है इसमें, वो पता क्या पूछ रहा है? संयुक्त और दीर्घ के मामले में पूछ रहा है ना। तो आपको पता है ये तीन दीर्घ है, पक्का ये संयुक्त है, क्लियर। और इसमें वो ऐसा नहीं पूछ रहा है, इसमें वो पूछ रहा है ह्रस्व और दीर्घ के बारे में। किसके बारे में? ह्रस्व और दीर्घ के बारे में। देखो, ह्रस्व और दीर्घ के बारे में, क्योंकि अब उसने एक ह्रस्व डाल दिया और इनमें से कोई तीन डाल दिए दीर्घ, और इसमें क्या किया उसने? उसमें यही सब डाले, सारे चारों ऑप्शन, पर उसमें इन चार में से कोई एक डाल दिया और इसमें से तीन। या तो उन चार में से तीन डालेगा, एक इसमें से डालेगा। कुछ समझ में आई बात? क्लियर हुआ? यानी संयुक्त स्वर हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि दो असमान स्वरों से मिलकर ये बनते हैं, इसलिए ये संयुक्त स्वर है। और ये दो समान स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए ये दीर्घ स्वर है। क्लियर? और इनको दीर्घ कह के हम केवल दीर्घ भी कहते हैं। केवल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी? 3। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी? 4। ठीक है, प्लुत स्वर अभी हमको पढ़ने हैं। ठीक है, इस चीज को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस बात को हम जारी रखेंगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अभी तो ये बहुत बेसिक चल रहा है, इतनी ऐसी ऐसी चीजें आपको हम समझाएंगे जो आपने शायद आज से पहले ना पढ़ी हो कभी भी। धन्यवाद।